जय हिंद साथियों। आरपीएफ एलडीसी एग्ज़ाम के इस फिनिशिंग सीरीज में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग ये फिनिशिंग सीरीज रिकॉर्ड कर रहे हैं। इस चैनल पे इतने पर्याप्त मात्रा में वीडियोज़ हैं कि अगर चैनल को आप देखें तो यहाँ से आपके वो सारे सब्जेक्ट मिलेंगे, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे जो कि आपके परीक्षा के लिए एक्सपेक्ट की जाती है। और जो चीज़ें छूटी हुई हैं या जिन चीज़ों से अभी हम लोग जुड़ नहीं पाए हैं, उन चीज़ों को इन चैनल पे एक अच्छे तरीके से, साफ़ सुथरे तरीके से और अच्छे लिखावट में लाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि सारी चीज़ें क्लियर हों। और इसी संदर्भ में आपका आज का जो महत्वपूर्ण चैप्टर है एक्सीडेंट, ये एक महत्वपूर्ण चैप्टर है एक्सीडेंट। और जो पुराना जो हम लोग का एग्ज़ाम हुआ है तो उसके हिसाब से एक्सीडेंट से एक दो क्वेश्चन सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इसको देखिए, जो दुर्घटना मैनुअल है वहाँ से प्रश्न लिया गया है और हमने प्रयास किया है कि जो आरपीएफ के परीक्षा के लिहाज से जो काम की चीज़ें हैं उसको इस सेगमेंट में मेंशन किया जाए। तो आइए देखते हैं दुर्घटना का पार्ट देखते हैं आगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जो लोग नए जुड़े हुए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें ताकि हमारा मोटिवेशन हो। इस चैनल का एकमात्र उद्देश्य यही है कि शेयर एंड केयर, चीज़ों को शेयर करना। और ये चूँकि अपना एक पैसन भी है, एक पढ़ाने का एक अपने अंदर पैसन है, उसी चीज़ को फॉलो किया जा रहा है। तो इसका कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं है, बाकी आपको पढ़ाने के लिए हम जो है इतने सारी चीज़ों को बनाना और इतने सुलभ तरीके से आप तक पहुँचाना, यह एक अपने आप में महत्वपूर्ण चीज़ है और इसके लिए काफ़ी मेहनत करना पड़ता है। इस चीज़ को आप समझ सकते हैं। तो अगर हमारी ये मेहनत आपको पसंद आती हो तो वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और जो बेल आइकन है उसको ज़रूर दबाएं ताकि जो नया कंसेप्ट हो वो आपके पास पहुँचे, सबसे पहले पहुँचे। आइए देखते हैं एक्सीडेंट के इस पार्ट को। सबसे पहले देखिए परिभाषा देखते हैं एक्सीडेंट क्या होता है। रेलवे कार्य के उद्देश्य से दुर्घटना रेलवे के कार्य के दौरान होने वाली एक घटना है जो रेलवे, उसके इंजन, रोलिंग स्टॉक, अस्थायी मार्ग और कार्यों, स्थिर प्रतिष्ठानों, यात्रियों और कर्मचारियों की सुरक्षा को प्रभावित करती है या कर सकती है, जो दूसरों की सुरक्षा को प्रभावित करती है या जो ट्रेन में देरी या रेल संपत्ति को नुकसान पहुंचाती है या कर सकती है। सांख्यिकीय उद्देश्य के लिए दुर्घटना को आई और ओ को छोड़कर ए और आर तक की श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। देखिए, इसको बहुत सुलभ तरीके से लिखने का प्रयास किया है जो डेफिनेशन है, ताकि आपके संज्ञान में ये बहुत इजीली तरीके से आ जाए। क्योंकि रेलवे एक बहुत बड़ा जो है क्षेत्र है, विस्तृत क्षेत्र है। जैसे कि आपको मालूम है कि चाहे वो माल परिवहन हो, चाहे यात्री परिवहन हो, रेलवे भारत के एक विस्तृत क्षेत्र में हर एक जगह गांव की कोने कोने तक जो है रेलवे की पहुंच है। तो ऐसे में इतने बड़े विस्तृत क्षेत्र में दुर्घटना होना कोई नई बात नहीं है और आए दिन इसका दुर्घटना होता है, चाहे वो मानवीय भूल के कारण हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल या जो चीज़ें हैं उसके भूल के कारण हो, दुर्घटना कहीं ना कहीं होती रहती है। और इस दुर्घटना स्थल पर रेलवे से संबंधित जो भी चीज़ें हैं उन दुर्घटना वाली चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, कैसे मेंटेन करना है, तो इसके बारे में पढ़ना जरूरी है। न कि परीक्षा के दृष्टिकोण से, बल्कि आपको रेलवे के एक प्रहरी होने के उद्देश्य से भी ये सारी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो रेल दुर्घटनाओं का वर्गीकरण सबसे पहले इस सेगमेंट में हम लोग पढ़ते हैं कि रेल दुर्घटनाओं को कितने तरीके से वर्गीकरण किया गया है और यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं रेल दुर्घटनाओं के वर्गीकरण से संबंधित। तो देखिए, इसको M117 से लेकर M117 टू 124 M124 तक इसका वर्गीकरण किया गया, एक कोडिंग किया गया है। आगे हम इस चीज़ों को देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले रेल दुर्घटनाओं को 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी है वो? रेल दुर्घटनाएं हो गई, यार्ड की दुर्घटनाएं हो गई, सांकेतिक दुर्घटनाएं हो गई, उपकरणों की खराबी और असामान्य घटनाएं। ये सभी क्या है? दुर्घटना की श्रेणी में आते हैं। आगे हम लोग देखेंगे परिणामी दुर्घटना, अपरिणामी दुर्घटना, जो कि काफ़ी बार पूछे गए हैं। आप थोड़ा सा पीछे जाइए, देखिएगा। सबसे पहले देखिए ट्रेन दुर्घटनाएं, जो दुर्घटनाओं का ये 5 हम लोग इसका देखें वर्गीकरण देखें, क्लासिफिकेशन देखें। तो सबसे पहले ट्रेन दुर्घटनाएं क्या होती हैं, इसको देख लीजिए। ट्रेन दुर्घटना एक महत्वपूर्ण चीज़ है, तो इसको देखिए ट्रेन दुर्घटना क्या होती है। ट्रेन दुर्घटनाएं यानी कि ट्रेन एक्सीडेंट ऐसी दुर्घटनाएं हैं जिनमें ट्रेन शामिल होती है और ट्रेन दुर्घटनाओं को आगे
इस प्रकार विभाजित किया जाता है। मेन हमारा जो ट्रेन दुर्घटना ही मेन होता है, बाकी यार्ड दुर्घटना हो गया, सांकेतिक दुर्घटना हो गया, ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उचित भी है और यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ट्रेन दुर्घटना में एक ऐसी दुर्घटना होती है जिसमें एक ट्रेन शामिल हो और इसको किस प्रकार से आगे विभाजित किया गया है, इसको देखिए बहुत सुलभ तरीके से हमने समझाने की कोशिश किया है। अगर किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आगे उसको जरूर क्लैरिफिकेशन किया जाएगा। तो सबसे पहले देखिए ट्रेन दुर्घटना जो होती है उसमें जो है परिणामी रेल दुर्घटना, परिणामी रेल दुर्घटना, यहाँ से प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से पूछे जाते हैं, इसको इंपॉर्टेंट में मैं लगा रहा हूँ, इसको आप जरूर देखिएगा। परिणामी रेल दुर्घटनाओं के बारे में प्रश्न पूछते रहते हैं। इसमें निम्नलिखित में से एक या कई या सभी के संदर्भ में गंभीर परिणाम वाली रेल दुर्घटनाएं हैं। परिणामी रेल दुर्घटना, परिणामी शब्द से ही आपको मालूम हो जिसका कुछ परिणाम निकला हो, या गंभीर श्रेणी के जो दुर्घटनाएं होती हैं जिसमें मानव जीवन की हानि, मानव चोट, रेल संपत्ति का नुकसान, रेल यातायात में बाधा, इन सारी दुर्घटनाओं को जो है क्या कहा जाएगा, रेल दुर्घटना किस अंतर्गत परिणामी रेल दुर्घटना इनको कहा जाएगा। परिणामी रेल दुर्घटना जिससे कुछ न कुछ परिणाम उत्पन्न हुए हो, चाहे वो मानव जीवन की हानि हो, चाहे वो मानव को चोट लगा हो, या रेल संपत्ति का नुकसान हुआ हो, या किसी रेल यातायात में बाधा आया हो, ये सभी क्या कहलाएंगी, परिणामी रेल दुर्घटनाएं कहलाएंगी। इसमें जो है ये चार हमने देखा हुआ है, आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, कुछ इस तरह के एक्सीडेंट दिखला दिए जाएंगे, जैसे सामने की टक्कर का होना, या सामने से टक्कर का होना, या ट्रेन के इंजन का फेल होना, या खतरे के सिग्नल को पार कर जाना। तो इसमें जो है पूछा जाता है कि किस प्रकार की दुर्घटना है। तो श्रेणी को आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले परिणामी रेल दुर्घटना को देख लीजिए, जिसमें चार चीज़ें हैं कि मानव जीवन की हानि, मानव को चोट, रेल संपत्ति की हानि और रेल यातायात में बाधा, ये सभी क्या है, परिणामी रेल दुर्घटना के अंतर्गत आएंगी। दूसरा हो गया अन्य रेल दुर्घटनाएं। ये रेल दुर्घटना के अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं अन्य रेल दुर्घटना। पहला परिणामी रेल दुर्घटना और अन्य रेल दुर्घटनाओं के अंतर्गत सभी अन्य दुर्घटनाएं जो परिणामी रेल दुर्घटना की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आती है उन्हें अन्य रेल दुर्घटना कहते हैं। यानी कि ऐसी दुर्घटना जिसमें मानव जीवन की हानि नहीं हुई हो, किसी मानव को, किसी व्यक्ति को कोई चोट नहीं पहुंचा हो, कोई इंजरी नहीं हुआ हो, किसी रेल संपत्ति की हानि नहीं हुई हो, किसी रेल यातायात में बाधा नहीं आई हो, इसको क्या बोलेंगे, अन्य रेल दुर्घटना इसको बोला जाएगा। तो ये हो गया आपका ट्रेन दुर्घटना। अब आके देखते हैं यार्ड दुर्घटना। यार्ड दुर्घटना क्या होती है इसको देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये प्रश्न यहाँ से बहुत टिपिकल टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यार्ड दुर्घटनाओं के अंतर्गत क्या आएगा, यार्ड में होने वाली सभी दुर्घटनाएं जिसमें ट्रेन शामिल नहीं होती है यार्ड दुर्घटना कहलाती है। इसमें श्रेणी A5, B7, C9 और D6 के अंतर्गत आने वाली दुर्घटनाएं शामिल हैं। अब आप कहेंगे कि ये A5, B7, C9 ये सब क्या है, तो यह एक श्रेणी बताया गया है कि किस प्रकार के इंसिडेंट में किस प्रकार का उसको कोडिंग किया जाएगा, किस प्रकार से उसको लिखा जाएगा लिखा पढ़ी में। तो यार्ड दुर्घटना के अंतर्गत ये है कि इसमें जो है A5, B7, C9 और D6 के अंतर्गत आने वाली दुर्घटनाएं हैं। अब हम बता रहे हैं आपको कि जो दुर्घटनाएं हैं वो किस प्रकार की होती हैं। देखिए यार्ड में टक्कर हो गया तो इसको A1 से A4 के बीच में इसको हम लोग इसको लिखा जाएगा, इसके बाद इसको जो है कोडिंग किया गया है। B1 से B4 के अंतर्गत जो घटनाएं होती हैं ये क्या कौन सी होती हैं, ये आग लगी की घटनाएं होती हैं। आग की घटनाएं इसको आप लिख सकते हैं, आग की घटनाएं, ये किसमें है, B1 से और B4 की घटनाएं इसको बोला जाएगा, ये कोडिंग किया गया है। आगे देखिए लेवल क्रॉसिंग का पार कर जाना, ये किस प्रकार की घटना है, लेवल क्रॉसिंग पार कर जाना, ये किस श्रेणी की घटना है, तो इसको कहा जाएगा C1 से लेकर C4 तक की का ये दुर्घटना, इसको उसमें लिया गया है। अच्छा, अवपथन हो जाता है, गाड़ी अपने मेन जो मूल लाइन है वहां से भटक जाती है, यानी अवपथन हो जाता है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको D1 से लेकर और D1 to D4 की रेल ट्रेन यार्ड दुर्घटना इसको बोला जाएगा। और इसके अलावा और भी विविध किस्म के जो हैं उनको E1 की श्रेणी में रखा गया है। तो ये यार्ड दुर्घटनाओं में जो दुर्घटना किस प्रकार की होती है इसको इसमें यही चीज़ दिया गया है कि A5, B7, B9, C9 और D6 के अंतर्गत आने वाली रेल दुर्घटनाएं शामिल हैं यार्ड दुर्घटना के अंतर्गत। आगे चलिए, आगे देखते हैं सांकेतिक दुर्घटनाएं भी होती हैं, जैसे मैंने पहले ही बताया कि ये देखिए यार्ड की दुर्घटना है, ये भी जो है सांकेतिक दुर्घटना कौन कौन सी है,
वास्तविक रूप से ये दुर्घटनाएं नहीं है, ये वास्तविक रूप से कोई दुर्घटना नहीं होती है, किसी मानव जीवन की क्षति नहीं होती है, कोई आग नहीं लगती है, किसी रेल संपत्ति की नुकसान होती है। वास्तविक रूप से ये दुर्घटनाएं नहीं है, बल्कि गंभीर संभावित खतरे हैं। ये जो है किसी मानवीय भूल के कारण जो जिससे कोई घटना हो सकती थी लेकिन घटना घटित नहीं हुई, इसको सांकेतिक दुर्घटना के रूप में इसको लिया गया है। और इसमें जैसे इसमें हो गया खतरे के सिग्नल का पार कर जाने वाली ट्रेनें, टलती हुई टक्कर, यानी कि टक्कर होते हुए बच गया, ऐन मौके पर ड्राइवर के द्वारा, लोको पायलट के द्वारा जो है टक्कर से बचा लिया गया। ब्लॉक नियमों का उल्लंघन कर दिया गया, जैसे सभी मामले शामिल हैं जो वर्गीकरण एफ, जी और एच के अंतर्गत आते हैं। ये किसमें एफ, जी और एच के अंतर्गत इनका वर्गीकरण किया गया है, सांकेतिक दुर्घटनाएं। आगे है टल गई दुर्घटनाएं या टली हुई दुर्घटनाएं। कौन कौन सी हैं? टल गई टक्कर वह परिस्थिति है जिसमें यदि किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा सतर्कता न दिखाई गई होती तो टक्कर हो सकती थी, लेकिन टक्कर हुई नहीं। तो ये क्या है? टल गई टक्कर है। ये भी दुर्घटना का एक वर्गीकरण है, चाहे वह टक्कर ब्लॉक सेक्शन में हो या स्टेशन के सीमा के भीतर दो रेलगाड़ियों के बीच में हो या रेलगाड़ी और अवरोध के बीच में हो सकती है। तो ये टक्कर जो है क्या है? टल गई टक्कर के श्रेणी में ये आएगी। अगला है बशर्ते कि ऐसी घटना को टाली गई दुर्घटना नहीं माना जाएगा, यानी कि इसको टाली गई दुर्घटना नहीं माना जाएगा, इसको दुर्घटना के रूप में ही इसको काउंट किया जाएगा। यानी कि टाली गई दुर्घटना ऐसा मान लिया जाएगा कि ये दुर्घटना ऑलरेडी हो चुकी है, यानी कि इसको टाली गई दुर्घटना नहीं माना जाएगा। अगला है यदि दो स्टेशन की सीमा के बाहर दो रेलगाड़ियों या रेलगाड़ी और अवरोध के बीच की दूरी उस समय जब रेलगाड़ी या रेलगाड़ियां अंततः रुक जाती हैं 400 मीटर या उससे अधिक हो, यानी कि 400 मीटर के अंतराल में अगर दो रेलगाड़ियों का जो है अगर रुक जाती हैं एक दूसरे आमने सामने आकर, तो इसको टाली गई दुर्घटना नहीं, टली हुई दुर्घटना इसको बोलेंगे। अगला है यदि स्टेशन की सीमा के भीतर चलती गाड़ी को नियंत्रित करने वाला कोई खतरे वाला रोक संकेत है और चलती गाड़ी द्वारा रोक संकेत द्वारा दिए गए संकेत का अनुपालन करने से गाड़ियों के बीच या गाड़ियों के अवरोध के बीच टक्कर टल जाता है, यानी कि खतरे के सिग्नल का पार कर जाना भी यह एक क्या है? सांकेतिक दुर्घटना भी माना जाएगा। तीसरा है नियमों का उल्लंघन। जब कोई रेलगाड़ी बिना किसी आगे बढ़ने के प्राधिकार से, यानी कि ट्रेन का जो आगे बढ़ने का प्राधिकार है जो स्टेशन अधीक्षक के द्वारा जो है दिया जाता है, या स्टाफ वो क्या बोलते हैं कि किसी ट्रेन का के जो है आगे बढ़ने के जो प्राधिकारी होते हैं, आगे बढ़ने से संबंधित जो भी प्राधिकारी होते हैं, खैर उनका नाम मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, तो बिना किसी अनुमति के आगे बढ़ जाती है या अनुचित प्राधिकार के साथ किसी ब्लॉक सेक्शन में प्रवेश करती है या किसी अवरुद्ध लाइन पर आती है जो टकराव को टालता नहीं है, या जब वह किसी स्टेशन या कैच स्लिप साइडिंग या रेत के ढेर पर गलत लाइन में प्रवेश करती है या आती है, तो यह ब्लॉक नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। ये जो भी सारी चीज़ें हैं यह क्या होगा? यह ब्लॉक नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। जैसे मान लीजिए किसी ब्लॉक सेक्शन में प्रवेश करती है या अवरुद्ध लाइन पे आती है जो टकराव को टालता नहीं है, या जब वह किसी स्टेशन या कैच स्लिप के साइडिंग या किसी रेत के ढेर पर गलत लाइन में प्रवेश करती है, तो यह ब्लॉक नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। सी क्या है? खतरे के समय सिग्नल को पार किया गया। खतरे के समय यहाँ पे नहीं हो, खतरे के सिग्नल को पार किया गया, यह भी एक जो है यार्ड दुर्घटना के अंतर्गत आती है। यात्री ट्रेन में उचित प्राधिकार के बिना खतरे के समय सिग्नल पार किया, यह H1 श्रेणी में, और अन्य ट्रेन में उचित प्राधिकार के बिना खतरे के सिग्नल को पार किया गया, यह H2 की श्रेणी में आएगा। आगे चलिए, उपकरण की विफलता। ये सारी सांकेतिक दुर्घटनाओं के परिणाम है, इसको देखिएगा। उपकरण की विफलता यानी कि ऐसे उपकरण यानी इंजन, रोलिंग स्टॉक या अस्थायी मार्ग, OHE, सिग्नल और दूरसंचार, ये सब अगर इसकी विफल हो जाती है तो इस कौन से श्रेणी में आएंगे? J, K, L और M। यह जो है दुर्घटना की श्रेणी में J, K, L और M दुर्घटना की श्रेणी में आएंगे। आगे चलते हैं। आगे देखिए, असामान्य घटनाएं। ये आपके लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है, इसको आप बहुत हेडक मत लीजिएगा। आपको बस जो किस प्रकार की खतरा है, सांकेतिक दुर्घटना हुई है या ये किस प्रकार की दुर्घटना हुई है, उसके बारे में आपको जानकारी रखना है। इतना आपको जानने की जरूरत नहीं है। असामान्य घटना ये एक जानकारी के लिए बताया जा रहा है। इसमें कानून और व्यवस्था से संबंधित मामले शामिल है, लेकिन ट्रेन दुर्घटनाओं और NPQR वर्गीकरण के तहत अन्य घटनाओं के परिणाम स्वरूप नहीं है। चलिए, इतनी जरूरी नहीं है। अब देखिए जो आपके लिए जरूरी है उन सारी चीज़ों को हम देखते हैं। रिपोर्ट योग रेल दुर्घटना, यह इसको देखिए, ये महत्वपूर्ण है, इसको इंपॉर्टेंट में लगाइएगा। रिपोर्ट योग्य रेल दुर्घटना ये कौन होती है? AM श्रेणी, AM
106 AM 106 से इसको कोडिंग किया गया है। रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 113 के दायरे में आने वाली सभी दुर्घटनाओं की रिपोर्ट योग्य रेल दुर्घटना कहा जाता है और इसमें निम्नलिखित शामिल है। देखिए, रिपोर्ट योग्य AM 106 की जो दुर्घटना होती है वो कौन कौन सी है? कोई दुर्घटना जिसमें मानव जीवन की हानि हो या गंभीर चोट लगी हो, इस प्रकार की। ट्रेनों के बीच कोई टक्कर जिसमें से एक ट्रेन यात्रियों को ले जा रही हो, या यात्री ले जा रही किसी रेलगाड़ी या उसके किसी भाग का पटरी से उतर जाना, या यात्री रेलगाड़ी में होने वाली दुर्घटनाएं जिसमें मानव जीवन की हानि होती है। ये चारों जो चीज़ें हैं, यह जो है ये धारा 113 रेलवे अधिनियम जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसके धारा 113 के अंतर्गत जो दुर्घटना शब्द दिया गया, दुर्घटना के अंतर्गत वर्गीकरण किया गया और ये रिपोर्ट करने वाली दुर्घटना है, इसका कोड है AM 106। AM 106 की रेल दुर्घटना इसको कहा जाएगा। आगे चलिए, अब इसमें देख लीजिए, इसमें जो और भी कुछ चीज़ें हैं, इसको देख लीजिए। रेलगाड़ी को तोड़ना या तोड़ने का प्रयास करना, जो 151 का हम लोग का जो पोर्शन है रेलवे एक्ट का, आगे हम लोग देखेंगे। रेल लाइन पर रखे अवरोध को कुचलने का मामला, यात्री का रेलगाड़ी से गिर जाना या रेलगाड़ियों में आग लग जाना, या भारतीय दंड संहिता के में परिभाषित अनुसार गंभीर चोट लगना, या 25 लाख रुपए से अधिक के मूल्य की रेल संपत्ति को गंभीर क्षति होना जो वास्तव में घटित नहीं हुई है, जबकि दुर्घटना की प्रकृति के कारण ऐसा होने का उचित रूप से अपेक्षा की जा सकती है, और साथ ही साथ कम से कम 24 घंटे के लिए किसी महत्वपूर्ण संचार लाइन में बाधा उत्पन्न होना। ये सभी क्या हो जाएंगी? ये सब रिपोर्ट करने योग्य दुर्घटनाएं होंगी। इनको 106 के अंतर्गत रिपोर्ट करने योग्य दुर्घटनाएं कहा जाएगा। अब आइए और कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को देखते हैं। दुर्घटना की सूचना देने का साधन कौन सा है? इसको दुर्घटना की सूचना देने वाले साधन है, इसको AM 201 से इसको जो है हम लोग कोडिंग करते हैं। यह तो दुर्घटना होने के बाद सूचना देने का साधन कौन कौन सा है उसको देखिए। प्रत्येक रेल सेवक रेलवे पर कार्य करते समय होने वाली प्रत्येक दुर्घटना या असामान्य घटना की सूचना जो उसके ध्यान में आए, निकटतम स्टेशन मास्टर या सेक्शन प्रभारी को निम्नलिखित किसी भी संभव माध्यम से कम विलंब समय से देगा। यानी कि कोई भी रेल सेवक हो, चाहे वो RPF का स्टाफ क्यों ना हो या रेल के अन्य विभागों का कोई भी रेल सेवक है, जो दुर्घटना या किसी असामान्य घटना की सूचना उसके बेस्ट ऑफ नॉलेज में जो निकटतम स्टेशन मास्टर हैं या सेक्शन प्रभारी है उसको किसी भी संभव माध्यम से कम विलंब समय में देगा। कौन सा? PFT, EFT और वाकी टाकी या BHF सेट या मोबाइल फ़ोन के द्वारा सूचना। गेट पर जो टेलीफोन लगा होता है उसके द्वारा सूचना। बगल की लाइन से गुजर रही ट्रेन या लोको, ट्राली या अन्य वाहनों को रोककर इसकी सूचना देना, मौखिक सूचना देना। BSNL या MTNL के टेलीफोन द्वारा सूचना देना। रेल कर्मचारी के माध्यम से निकटतम स्टेशन मास्टर को संदेश भेजकर, या इंजन को अलग करने से पहले ट्रेन का लाइट इंजन भेजना। और SR 6091 का पालन किया जाना चाहिए। ये आपके लिए देखिए ये जो क्या है SR 6091 है, ये जो है यह जो है ये इंजीनियरिंग मैनुअल का है। इसका हम लोगों से कोई बहुत मतलब नहीं है। इसको बस एक आप जानिए कि मतलब सूचना देने का जो शार्ट सूचना देने का क्या तरीका है उसके बारे में यहाँ से बताया। लाइट इंजन भेजना, उसका पालन किया जाना चाहिए। हालांकि संदिग्ध तोड़फोड़ के मामले में इंजन आदि को परेशान नहीं किया जाना चाहिए, या यदि उपलब्ध हो तो सड़क परिवहन के द्वारा, यानी कि जो भी शॉर्टेज माध्यम हो उसके द्वारा सूचना को दिया जाना। अब देखिए, गंभीर दुर्घटनाओं का जो है कोड क्या है? M105। गंभीर प्रकृति की दुर्घटनाएं होती हैं उनका कोड क्या है? 105। इसमें देखिए, यात्रियों को ले जा रही ट्रेन की दुर्घटना जिसमें निम्नलिखित शामिल है: जीवन की हानि, ट्रेन में किसी यात्री की गंभीर चोट पहुंचाना IPC की धारा 320 के अनुसार, या 2 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की रेल संपत्ति को गंभीर क्षति होने पर, तथा कोई अन्य दुर्घटना जिसके लिए मुख्य रेल सुरक्षा आयुक्त या CRS की राय से CRS द्वारा जांच की आवश्यकता हो, उसे भी गंभीर दुर्घटना माना जाएगा। हालांकि निम्नलिखित को इसे बाहर रखा गया है। गंभीर दुर्घटना क्या हो गया? जैसे 2 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की रेल संपत्ति की गंभीर क्षति हो जाती है, या ट्रेन में किसी यात्री को गंभीर चोट लग जाती है जो IPC की धारा 320 के अंतर्गत जिसको जो आती है, या यात्रियों को ले जा रही कोई ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है जिसमें जीवन हानि इत्यादि होती है, तो या जिसमें जो कि प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त या CRS की राय में
जो है यह एक गंभीर दुर्घटना हो, इसको गंभीर दुर्घटना माना जाएगा। हालांकि निम्नलिखित को इसे बाहर रखा किसको, ऐसे मामले जिसमें अतिचारियों द्वारा अपनी लापरवाही के कारण गाड़ी को कुचलकर घायल कर दिया गया हो या उसकी मृत्यु हो गई हो, ऐसे मामले में यात्रियों को अपनी लापरवाही के कारण चोट लग गई हो, इसे जिससे मृत्यु हो गई हो, यह जो है गंभीर दुर्घटना की श्रेणी में नहीं आता है। जैसे कि मान लीजिए कोई पैसेंजर है जो कि ट्रेन के पायदान पर लटक कर यात्रा कर रहा है और एक्सीडेंटली उसकी मृत्यु हो जाती है, तो इसको गंभीर दुर्घटना नहीं मानी जाएगी। ख है ऐसे मामले जिसमें रेलवे कर्मचारी या बैठ टिकट रखने वाले व्यक्ति या अन्य कोई व्यक्ति किसी यात्री गाड़ी की रोलिंग स्टॉक के बाहर जैसे फुटवर्ड, छत या बफर पर यात्रा करते समय मारे गए हों या गंभीर रूप से घायल हो गए हों, लेकिन कोचों के बीच में बरामदे के अंदर के हिस्से को छोड़कर या किसी लेवल क्रॉसिंग या रेलवे ट्रैक पर किसी अन्य स्थान पर किसी ट्रेन से कुचले गए हो, तो ये भी गंभीर दुर्घटना की श्रेणी में नहीं आएंगे। अगला है लेवल क्रॉसिंग दुर्घटना, जहां कोई यात्री या रेल कर्मचारी मारा नहीं जाता या गंभीर रूप से घायल नहीं होता जब तक कि मुख्य रेल सुरक्षा आयुक्त यानी प्रधान रेल सुरक्षा आयुक्त या रेल सुरक्षा आयुक्त की यह राय न हो कि दुर्घटना के लिए रेल सुरक्षा आयुक्त द्वारा जांच की आवश्यकता हो। 113 114 पढ़ेंगे जिसमें से कि आयुक्त के द्वारा जांच, जिसमें जो कि गंभीर प्रकृति की रेल दुर्घटनाओं के कारण होता है। तो वही कह रहा है कि रेलवे क्रॉसिंग दुर्घटना, जहां कोई यात्री या रेल कर्मचारी मारा नहीं जाता या गंभीर रूप से घायल नहीं होता है जब तक कि प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त या रेल सुरक्षा आयुक्त की राय न हो कि दुर्घटना के लिए रेल सुरक्षा आयुक्त की जांच की आवश्यकता हो। चलिए, ये तो दुर्घटनाओं के बारे में, गंभीर परिणामी दुर्घटनाओं के बारे में हम देख रहे थे। अभी चलिए आपदा प्रबंधन के बारे में देखते हैं कि अगर कोई इस तरह की एक्सीडेंटली हो जाता है तो आपदा प्रबंधन क्या है, उसमें कौन कौन से उपाय होंगे। यहाँ से देखिए, दुर्घटना के बाद की स्थिति से निपटने के लिए रेल प्रशासन द्वारा उठाए गए कदम को आपदा प्रबंधन कहते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट कहा जाता है। कोई दुर्घटना हो जाती है तो तत्कालिक यात्रियों को सहायता पहुंचाना, उनको मेडिकल रिलीफ ट्रेन भेजना, या तमाम चीज़ें इसमें ये आपदा प्रबंधन के अंदर आती है। इस चीज़ को आप समझ सकते हैं। दुर्घटना मुक्त सुरक्षित यात्रा उपलब्ध कराना रेल की सर्वोच्च प्राथमिकता है, जिसके लिए निरंतर प्रयास जारी है। रेलवे में नई तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है, मानव पर निर्भरता कम करने का प्रयास किया जा रहा है और सिस्टम को इस तरह बनाया जा रहा है कि मानवीय चूक से कोई असामान्य बात न हो। ठीक है, यानी मशीनीकरण धीरे धीरे हो रहा है। मनुष्य से जो है चूक होने की संभावना है, लेकिन मशीन जो है ये चूक नहीं करती हैं। उनको जो भी कमांड दिया जाएगा वो कमांड का पालन करेंगी। तो धीरे धीरे मशीनीकरण हो रहा है मानवीय चूक से होने वाली दुर्घटनाओं को कम करने के उद्देश्य से। कर्मचारियों को बेहतरीन प्रशिक्षण दिया गया है और तनाव मुक्त कैसे रहा जाए यह भी प्रशिक्षण द्वारा बताया गया है। लेकिन दुर्घटना की संभावना हमेशा बनी रहती है और इस स्थिति से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन नाम के प्रणाली की आवश्यकता होती है, क्योंकि दुर्घटना कभी भी हो सकती है और इस निपटने के लिए जो है आपदा प्रबंधन प्रणाली का होना आवश्यक है। हर 150 से 200 किलोमीटर पर दुर्घटना राहत ट्रेन और चिकित्सा राहत ट्रेन उपलब्ध कराई जाती है और 24 घंटे कर्मचारी उस पर उपलब्ध रहते हैं। ट्रेन को रवाना करने का लक्ष्य समय भी तय किया जाता है। हर ट्रेन की आवाजाही के लिए रेल कर्मचारी को प्राथमिक चिकित्सा का प्रशिक्षण दिया जाता है कि 150 से लेकर 200 किलोमीटर के अंदर में जो है ये दुर्घटना राहत ट्रेन और चिकित्सा राहत ट्रेन उपलब्ध होती है और उनको जो है समय समय पर प्राथमिक चिकित्सा का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। स्टेशन मास्टर और यार्ड के पास प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध है। स्थानीय प्रशासनिक कार्यालयों, अस्पतालों के फ़ोन नंबर और उनके नाम त्वरित सूचना और सहायता देने के लिए प्रदर्शित किए गए हैं। ये आपदा प्रबंधन का एक कार्य है। अगला है आपदा प्रबंधन का उद्देश्य। इसको M301 आपदा प्रबंधन का जो है एक यह उद्देश्य क्या है, इसको 3G1 से कोडिंग किया गया। आसन रनिंग लाइन की सुरक्षा, दुर्घटना स्थल की सुरक्षा, जीवन बचाएं और दुख दूर करें, डाक सहित संपत्ति की सुरक्षा करें, दुर्घटना स्थल पर यात्रियों को सहायता प्रदान करें, फंसे हुए यात्रियों को परिवहन, सुराग का संरक्षण और दुर्घटना के कारण का पता लगाना और संचार माध्यम को पुनर्स्थापित करना। ये क्या है, आपदा प्रबंधन का उद्देश्य है ये। अब आइए इंपॉर्टेंट पोर्शन पे चलते हैं हम लोग। हूटर कोड, दुर्घटना के बाद जो हूटर बजते हैं उसका कोड क्या है, किस तरह के हूटर बजने चाहिए इसको देखते हैं। उन स्टेशनों पर जहां दुर्घटना राहत ट्रेन और मेडिकल राहत वैन सभी संबंधितों को दुर्घटना की सूचना देने के लिए हूटर बजाया जाएगा। प्रत्येक हूटर 45 सेकंड तक बजेगा। इसको देख लीजिएगा, जो हूटर का जो है प्रत्येक हूटर कितने 45 सेकंड तक बजेगा तथा स्पष्ट समझ के लिए हूटर कोड के बीच का समय अंतराल 5 सेकंड रखा जाएगा। किस प्रकार का दुर्घटना हुआ है इसको हूटर कोड से बताया गया है। आइए इसके बारे में आगे जानकारी लेते हैं।
हूटर कोड इस प्रकार है। 2 हूटर, यदि 2 हूटर बजते हैं 45 सेकेंड तक बजते हैं 5-5 सेकेंड के अंतराल में, तो होम स्टेशन पर ART की यानी एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन, ART यानी कि एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन होता है। अगर 3 हूटर बजते हैं 45 सेकेंड में, 5-5 सेकेंड के अंतराल पे अगर 3 हूटर बजते हैं तो होम स्टेशन के बाहर ART की आवश्यकता है, यानी होम स्टेशन पर ART की आवश्यकता 2 हूटर बजने पर। और अगर 3 हूटर बजते हैं 3-3 सेकेंड के अंतराल पे तो क्या है कि होम स्टेशन के बाहर ART की आवश्यकता है। अगर 4 हूटर बजते हैं तो होम स्टेशन पर ART और MRB मेडिकल रिलीफ वैन की भी आवश्यकता है। यानी कि अगर 4 हूटर बजते हैं, जिसमें से कि अगर 4 हूटर बजते हैं अगर 45 सेकेंड के में जो है 5-5 सेकेंड के अंतर में, तो क्या है होम स्टेशन पर ART और जो है मेडिकल रिलीफ वैन की जो है आवश्यकता है। ये हूटर का कोड है, ये महत्वपूर्ण है, इसको देख लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। 5 हूटर का मतलब क्या हुआ? अगर 5 हूटर बजे तो होम स्टेशन के बाहर ART और MRB की आवश्यकता है। ये होम स्टेशन के बाहर अगर 5 हूटर बजे तो होम स्टेशन के बाहर ART और MRB की आवश्यकता है। और एक लंबा हूटर अगर 90 सेकेंड तक एक लंबा हूटर बजे तो इसका मतलब क्या है? मेडिकल वैन और बैकग्राउंड ट्रेन के रद्दीकरण के लिए, यानी आगे से जो ट्रेन आ रही है उसको रोका जाए और मेडिकल वैन तुरंत उपलब्ध कराया जाए, या 90 सेकेंड तक अगर बजता है तो इसका मतलब एक लंबा हूटर 90 सेकेंड का बजता है तो इसका मतलब ये हुआ। ये देखिए नोट यहाँ पर हमने बना दिया है। प्रत्येक हूटर कोड 5 मिनट के अंतराल पर 2 बार दोहराया जाएगा, यानी 5 मिनट प्रत्येक हूटर जो है 5 मिनट के अंतराल पर अगर हर 5 मिनट के बाद उसको रिपीट किया जाएगा। 1 हूटर, 2 हूटर, 3 हूटर, 4 हूटर, 5 हूटर, जिस प्रकार की आवश्यकता है उसको दोहराया जाएगा। इसको देख लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न बनते हैं, यह आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अब देखिए ब्रेक डाउन ट्रेनों को चालू करने का लक्ष्य और समय कितना है? ART दिन के दौरान 30 मिनट और रात्रि के दौरान 45 मिनट। ठीक है, समय की गणना ऑर्डर देने के समय से लेकर शेड छोड़ने के समय तक की जाती है। चलिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है। अब क्या है देखिए, मेडिकल वैन को बाहर निकालने का लक्ष्य और समय कितना है? MRB डबल निकास साइडिंग के मामले में 15 मिनट, एकल निकास साइडिंग के मामले में 20 मिनट। समय की गणना ऑर्डर देने के समय से लेकर प्रेशर तक इतना महत्वपूर्ण नहीं है, इसको जो है ये बेकार कीजिए, इसको वो नहीं हम करते हैं। आगे देखिए कुछ सामान्य निर्देश है दुर्घटना स्थल पे, इसके बारे में देखिए, यहाँ से प्रश्न आपको बन सकते हैं, ये आपके नॉलेज में होना चाहिए। ये एक ही चैप्टर है, फिर दुर्घटना का कोई चैप्टर आपको नहीं पढ़ाया जाएगा, यहाँ से छोटा सा चैप्टर है, यहाँ से 1-2 प्रश्न बनने की संभावना बनी रहती है, इसलिए मैंने इस चैप्टर को लिया हुआ है। देखिए, दुर्घटना राहत रेलगाड़ी को सभी रेलगाड़ियों से पहले प्राथमिकता देते हुए प्राथमिकता का स्तर पर चलाया जाएगा। दूसरा क्या है? MRB को रिलीफ ट्रेन से पहले चलना चाहिए। जो मेडिकल रिलीफ ट्रेन है उसको जो है रिलीफ ट्रेन से पहले चलना चाहिए। अगर MRB और रिलीफ ट्रेन की एक साथ अगर प्रस्थान होता है तो MRB को आगे चलना चाहिए। MRB और ART को उसके निर्धारित समय पर भेजा जाना चाहिए। गार्ड के लिए रिलीफ ट्रेन में देरी नहीं होनी चाहिए। ब्रेक डाउन इंचार्ज ट्रेन को ले जाएगा और यार्ड निम्नलिखित माध्यम से ट्रेन को भेजेगा। दुर्घटना की स्थिति में लोको पायलट और सहायक लोको पायलट के कर्तव्य, इसके बारे में हम लोग देखते हैं M307। दुर्घटना के समय लोको पायलट और सहायक लोको पायलट को तुरंत इंजन की फ्लैशर लाइट चालू करना चाहिए और इंजन की हेडलाइट बंद कर देना चाहिए। आने वाली ट्रेन के बारे में लोको पायलट को चेतावनी देने के लिए बार बार छोटी सीटी बजाएं और GR 603 और SR 6031 के अनुसार बगल की लाइन और फिर उसी लाइन की सुरक्षा की व्यवस्था करें। गार्ड के साथ वाकी टाकी सेट और अन्य उपलब्ध साधनों पर सूचना का आदान प्रदान लगातार किया जाना चाहिए। उपलब्ध साधनों से रेल दुर्घटना के बारे में नियंत्रण और समीपवर्ती स्टेशनों को सूचित करने की व्यवस्था किया जाना चाहिए। गाड़ी को सुरक्षित बनाने के लिए आवश्यक तकनीकी सावधानियां बरतना चाहिए और विशेष निर्देशों के अनुसार सावधानी बरतना चाहिए। गार्ड को हर संभव सहायता प्रदान करना, विशेष रूप से चल स्टॉक या लोकोमोटिव को हुए नुकसान के आकलन में तथा अपेक्षित सहायता की प्रकृति के संबंध में। तो यहाँ तक हमारा जो है ये एक्सीडेंट का जो ये पार्ट था, छोटा सा पार्ट था। यहाँ से आपको हूटर वाला जो सेक्शन है उसको ध्यान देना है और जो दुर्घटना का जो वर्गीकरण किया गया है जिसमें जो कि गंभीर दुर्घटना हो गया, इसको ध्यान देना है और दुर्घटना के जो साधन है उस पर भी ध्यान देना है और किस प्रकार की घटनाएं होती हैं और
किस प्रकार की घटनाओं को क्या क्या सांकेतिक दुर्घटनाएं हो गई, या यार्ड की दुर्घटना हो गई, या परिणामी रेल दुर्घटना ही हो गई, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको ध्यान देना है। कुछ कुछ 4-5 पॉइंट है, इसमें ध्यान देना है, तो इसको एक बार देख लीजिएगा। और आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में आपको किसी और सेक्शन के साथ, किसी सेगमेंट के साथ। और ये सेगमेंट, जो भी सेगमेंट है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये जो छूटे हुए चीज़ें हैं उनको हम आप तक को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ध्यान से देखिए। और अगर हमारा ये प्रयास आपको सही लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये पहुँचे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।